वेलकम स्टूडेंट, एसपीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 11th आर्ट्स की बात करेंगे इस वीडियो में। और आज जो हमारी सब्जेक्ट होगी वो होगी ज्योग्राफी। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से सुनेंगे, देखेंगे ध्यान से तो बिल्कुल समझ आ जाएगा ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे थे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हमने इसकी शुरुआत कर ली थी। पाठ संख्या 6 पढ़ रहे थे अपन। हमने अपक्षय की बात की थी। हमने रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं के बारे में बात कर ली थी। तो हमने अपक्षय के अलग अलग प्रकार देखे। 3 प्रकार की बात की थी मैंने कि जो अपक्षय प्रक्रिया होती है, मतलब जो वेदरिंग होती है, वो 3 टाइप की होती है। 3 टाइप्स होती है इसके। और उसमें देखें तो अपन पहले पढ़ी थी केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस देखी थी हमने इसकी। दूसरी हमने देखी थी फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो उसकी भी हमने बात कर ली थी। आज हम आगे पढ़ते हैं। इसकी हमने बात कर ली थी, केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस की बात कर ली थी और फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस की बात कर ली थी। 3 नंबर जो अपक्षय या वेदरिंग का जो प्रकार है वो है जैविक कार्य और अपक्षय, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। मतलब हो गया जैविक, बायोलॉजिकल जैविक कार्य एवं अपक्षय। कि किसी स्थान पर जो अपक्षय होता है, भूमि का जो ह्रास होता है, नुकसान होता है, वो केमिकल से भी हो सकता है, भौतिक कारणों की वजह से हो सकता है। हमने इसके अंदर देखा था अलग अलग बल कार्य करते हैं। हमने ग्रेविटी की भी बात की थी, ठीक है, जिसके अंदर से स्ट्रेस की बात की थी। इसके अलावा हमने विस्तारण एक्सप्रेशंस की बात की थी। सारी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और इन बलों की वजह से जो सेल हैं या जो रॉक्स हैं उनके अंदर फ्रैक्चर पड़ जाता है, विभंग उत्पन्न हो जाता है, उसकी हमने बात की थी। जैविक कार्य एवं अपक्षय की बात करते हैं कि किस प्रकार जीव जंतु, जैविक जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी अपक्षय का काम करते हैं, इसको समझना है। तो अगर हम जैविक अपक्षय की बात करें तो जो जीवों की जो वृद्धि है या संचलन से जो उत्पन्न अपक्षय हैं वो वातावरण एवं भौतिक परिवर्तनों से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण दिशा में एक योगदान है। मतलब ऐसे छोटे छोटे जीव सारे होते हैं जो अपक्षय का काम करते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर करने का काम करते हैं। और जब कभी भी बाहरी बल लगता है तो ध्यान रखना है कि आराम से वो भूमि है या जो चट्टान है वो संचलित कर लेती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अगर मैं जैविक अपक्षय के अंदर में उन जीवों की बात करूं जो स्थानांतरण करने का काम कर सकें, जो प्रभावित करता है इन प्रक्रियाओं को, तो एक तो है केंचुआ। ठीक है, तो केंचुओं की वजह से भी हो सकता है। दीमक भी हैं, वो भी इस प्रकार के अपक्षय यानी कमज़ोर करने का काम करते हैं। चूहे हैं तो वो भी इसमें शामिल हैं। और जो कृंतक हैं, काटने वाले, जिनके दांत कुतरने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो भी सभी इसमें शामिल हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, अपक्षय को प्रभावित करते हैं, अपक्षय प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान निकालते हैं। जैसे चूहे बिल बनाते हैं तो ज़मीन कमज़ोर होगी। और अगर जैसे मान लो ये से कोई ऊपर उठा हुआ भागे, चूहे यहाँ हज़ारों बिल बनाते हैं, लाखों में चूहे हैं, लाखों बिल बनाते हैं, तो ये जो होगा ये वहीं गिर जाएगा, कमज़ोर होगा, वहीं गिर जाएगा और ये मिट्टी यहीं पड़ी रहेगी। जैसे इस बात को आप ऐसे समझो कि भाई
ये ऐसे भाग है, ठीक है। और इसके अंदर ये उठा हुआ जो भाग है, मान लो मिट्टी का, इसमें लाखों चूहे ने बिल बना दिए, ठीक है, अंदर बहुत सारे बिल बना दिए, मतलब खोखला कर दिया इसको। जब कभी भी कोई बाहरी बल लगा, आंतरिक बल या और किसी वजह से बारिश हुई, तो ये खोखले की वजह से गिर जाएगा और पूरा यहीं जमा हो जाएगा, ये सब गिर जाएगा, जमा यहीं हो जाएगा। तो जब ये जमा हो गया, गिर गया, टूट गया, बिखर गया, तो इसको हम बोलेंगे अपक्षय हुआ है, इसकी वेदरिंग हो गई है। और तेज़ बारिश हुई, पानी तेज़ प्रवाह की वजह से, हवा की वजह से, ये जो यहाँ पर जितना भी मलबा था जो सब टूट फूट गया था, वो हवा के साथ में या पानी के साथ में बहता हुआ, बिखरता हुआ यहाँ आकर जमा होने लग गया, यहाँ पर जमा हो गया ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ क्या हो गया, इसका अपर्दन हो गया, इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया। तो अपक्षय पहला हो गया, फिर हो गया अपर्दन, क्या हो गया, अपर्दन। और ये जो जमा हो गया है कचरा, इसको हम बोलेंगे निक्षेप हुआ इनका। इस जैसे मान लो यहाँ चट्टान है, तो यहाँ चट्टान का क्या हो गया, निक्षेप हो गया, यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है। और इस प्रकार के अगर जमा होते जाते हैं तो फिर जो चट्टान बनती हैं वो अब सारी चट्टान बन जाएगी, क्योंकि उसमें जीवाश्म होते हैं, उसमें इनके लय से भी तो बनती हैं। तो वो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से अपक्षय और अपर्दन और निक्षेप का काम करते हैं। तो ये जो कमज़ोर हुआ है वो चूहे की वजह से हो सकता है, जो बिल बना करके, ठीक है, अंदर गहरी खाया बना कर धीरे धीरे, जिसको हम वेजिंग या फान कहते हैं, इन सब की वजह से भी सतह जो सत्य हैं इनकी सतह को कमज़ोर कर लेते हैं। मतलब इनकी जो सरफेस होती है वो कमज़ोर होकर फिर अपर्दन प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती हैं। और जब कभी भी रासायनिक प्रक्रिया होती है या हम कह सकें कि नमी आती है, हवा तेज़ चलती है, तो धीरे धीरे ये सारा सिस्टम इसमें बिगड़ जाता है। मानव भी इसमें अगर देखें तो जब वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर, मिट्टी में कृषि करके, धरातलीय पदार्थों में वायु, जल और खनिज के मिश्रण और उनमें नए संपर्क स्थापित करते हैं, तो भी तो ज़मीन खराब होती है, उसको सड़ने गड़ने में सहायक होती है। तो मैंने कहा कि जब ज़मीन में जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उनको हटाया, ज़मीन के अंदर खुदाई की, तो ज़मीन में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर ज़मीन की जो ज़मीन है वो कमज़ोर हो गई। फिर कभी भी पानी वजह से, हवा की वजह से यहाँ पर भी मिट्टी का अपरदन हो सकता है, क्योंकि पहले पेड़ पौधे थे, ज़मीन कठोर थी, लेकिन अब पेड़ पौधे नहीं हैं, ज़मीन को हल्का कर दिया है खेती करने के लिए, तो वो भी तो अपरदन को एक सहायक या अपक्षय को सहायक हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ जो वस्तुएं हैं वो सड़ना गलना शुरू हो जाती हैं, और ज़मीन की जो जड़ें हैं पौधों की वो धीरे धीरे जब थी तो दबाव डालती, लेकिन अब नहीं है, तो वो भी हैं। और अलग अलग क्रियाओं की वजह से फिर धीरे धीरे अपक्षय की प्रक्रिया बढ़ती रहती हैं। तो जीव जंतुओं से भी एक दीमक हो या केंचुआ हो, वो भी जैसे किसी पेड़ के अंदर मान लो बहुत सारी दीमक लग जाएं और वो फिर जड़ें तक कमज़ोर कर ले, तो फिर गिर जाएगा, तो वहीं टूट कर ही फिर अपक्षय हो जाएगा, उस पेड़ का बिखराव हो जाएगा। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं अपन कि इनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, अपक्षय के विशेष प्रभाव की बात करते हैं अपन। अपक्षय के विशेष प्रभाव, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मतलब देखिए तो स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑफ वेथरिंग बात कर ली हमने इसकी, ठीक है। प्रभाव देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अपक्षय की वजह से अपसल्कन होगा। क्या होगा? अपसल्कन। समझना है कि अपसल्कन क्या है, क्योंकि जब हमने देखा कि जो भौतिक अपक्षय हैं जिसमें तापीय संकुचन और फैलाव होता है और लवणों का अपक्षय होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सल्कन है, अपसल्कन, वो एक उन भौतिक जो अपक्षय होता उसका परिणाम है। इसमें यह होता है कि सेल या जो आधार सेल है उसके ऊपर
मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता रहता है। तो सिंपल सी बात है कि किस प्रकार से एक सेल के ऊपर दूसरी सेल जमा हो जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें ध्यान रखना है कि जो भौतिक प्रक्रिया है अपरदन के लिए, जो तापमान और बल जो कारक हैं, उसकी वजह से अगर ऊपर से जो सेल है वो अपरदन की वजह से घुमावदार चादर के रूप में इस प्रकार से आकृति बन जाए और ऊपर चिकनी या गोल सतह का निर्माण हो जाए तापमान की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि ये अपसल्कन है। उसकी वजह से, अपक्षय की वजह से प्रकार की आकृतियाँ बन सकती हैं और इसमें संकोचन की वजह से या फैलाव की वजह से फिर अपसल्कित गुंबद का निर्माण हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा टार्स का भी निर्माण इस प्रकार से अलग अलग आकृतियों में होता है अपक्षय की वजह से। तो सिंपल सी बात ही ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि अपक्षय का महत्व क्या है। अपक्षय का महत्व, ठीक है, तो बात करते हैं महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेथरिंग की। तो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेथरिंग की, महत्व की बात करते हैं। देखिए, मतलब जो अपक्षय हो रहा है उसे क्या महत्व है। पहली बात है कि अपक्षय की वजह से जो सेलें हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, और इसके अलावा जब अलग अलग टुकड़ों में बटेगी तो मार्ग हम आराम से बना सकते हैं अलग अलग स्थानों पर। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटने की वजह से मिट्टी का निर्माण भी हो सकता है। क्या होगा, मिट्टी का निर्माण, ऊपर पत्थर का आवरण है वो हट जाएगा तो मार्ग बन जाएगा निर्माण के लिए, मिट्टी के निर्माण के लिए। तो एक तो ये भी महत्व है। इसके अलावा अपितु अगर हम देखें तो अपरदन और भरत संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं अपक्षय, कि जब अपक्षय नहीं होगा तो फिर अपरदन कैसे होगा, तो उसके लिए भी उत्तरदायी है वृत्त संचलन, जिसको मास मूवमेंट भी कहते हैं हम, मास मूवमेंट। ठीक है, तो वो भी सहायक है अपक्षय, उसके लिए ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बात करें तो जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुख जो वन हैं उनकी भी वजह हैं, वो देन है इनकी। ठीक है, तो जैव मात्रा और जैव विविधता प्रमुख वनों की देन है, जो अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं उनके अंदर। वन अपक्षय प्रवाह की गहराई पर निर्भर करता है। जो अलग अलग प्रवाह होगा, अगर बात करें प्रवाह, अपक्षय का जो प्रवाह है जिसको मेंटल की कह सकते हैं, उसकी गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेल का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि अपक्षय का कोई महत्व नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और इसका मतलब ये हुआ कि अपक्षय वृत्त संचरण अपरदन और उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है। अपक्षय की वजह से अपरदन होता है, धरती पर जो उच्चावच है वो उसकी वजह से होता है। ठीक है, सेलों का जो अपक्षय है, जो निक्षेपण है, वो हमारे राष्ट्रीय आय के लिए महत्वपूर्ण होता है कि उसकी वजह से हमें अलग अलग जगहों पर जो हमें खनिज मिलते हैं उसकी वजह भी इसके पीछे यही है। तो मिट्टी के निर्माण में अपक्षय का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अगर खनिजों की बात करें तो लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा, इनके खोजबीन जब भी करते हैं तो उस समय अपक्षय की वजह से है। जब धीरे धीरे चट्टानें टूटेगी, अपक्षय होगा, सेलें छोटे छोटे भागों में बिखरेगी, तो हमें इन खनिजों के बारे में पता लगेगा और हम आराम से इनके बारे में समझ सकते हैं। जब सेलों का अपक्षय होता है तो उसमें कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक और भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं। जब अपक्षय हो जाती है तो कुछ चीज़ें अलग अलग की वजह से भूमिगत जल के द्वारा अलग अलग रूप में स्थानांतरित हो जाती हैं, और इस वजह से बहुमूल्य चीज़ें हैं वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। इस प्रकार से अपक्षय के बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण एक जगह पर इकट्ठा होना मुश्किल है, और आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अपचय का महत्व है, अपचय की क्रिया कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं अपन व्रत संचलन की, मतलब मास मूवमेंट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा व्रत बहुत बड़ा संचलन, एक स्थान से दूसरी जगह पर संतरित होना, स्थानांतरित होना, जगह चेंज करना। ठीक है, तो अगर व्रत संचलन की बात करें तो इसमें वे सारे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का जो व्रत मलबा है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ढाल के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, वो होता है व्रत संचलन। तो मैंने आपको बताया कि व्रत संचलन के अंदर क्या होता है, जो मलबा है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ढाल के अनुरूप यहाँ से दूसरे स्थान पर चला जाए, ढाल के अनुरूप गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और इसका मतलब ये वहाँ की वो जो जगह चेंज कर रहे हैं वही इसका आपका ध्यान रखना है, व्रत संचलन है। और इसका तात्पर्य ये है कि वायु, जल, हिम ही अपने एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मलबा नहीं ढोते, बल्कि मलबा भी अपने साथ वायु, हल और हिम ले जाते हैं। मलबे के साथ में भी दोनों क्रिया साथ में होती हैं। बात करें तो व्रत मलबे की संचलन की गति देखें तो मद से तीव्र हो सकती है। मलबे के जो जैसे मान लो पहाड़ी पर जो मलबा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, उसकी जो गति है वो तीव्र भी हो सकती है और धीमे भी हो सकती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसकी वजह से अलग अलग पदार्थों के जो छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। और इसकी वजह से मलबे की वजह से क्या क्या हो सकता है, कौन कौन चीज़ें प्रभावित होती है, तो इसके अंतर्गत देखें तो वी सर्पण एक तो ये है, एक है बहाव पर प्रभावित करता है, स्खलन भी इसमें शामिल हैं, और पतन मतलब जिसे गिरना वो भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक व्रत संचलन की देन है। गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर सेलों एवं अपचय से पैदा सभी पदार्थों पर प्रभाव डालता है ये व्रत संचलन, और परंतु इसे बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, अपितु व्रत संचलन के लिए अपचय अनिवार्य नहीं है कि भी अपचय होगा तो ही व्रत संचलन होगा, लेकिन अगर अपचय होगा तो व्रत संचलन में बढ़ावा मिलेगा उसकी गति के अंदर। सिंपल सी बात है कि जब अपचय होगा तो जो चीज़ें कमज़ोर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से जा सकती हैं। व्रत संचलन अपचयित ढालों पर अनुप्रेरित पदार्थों की अपेक्षा अधिक सक्रिय है। मतलब ये वहाँ की दरअसल ये जो व्रत संचलन है वो जो ऐसी ढाल जहाँ अपचय हो चुका है वहाँ पर यह ज़्यादा सक्रिय रहता है। जिस ढाल पर अपचय हो चुका है वहाँ पर ज़्यादा तीव्र गति से चलता है। ठीक है, और व्रत संचलन में सबसे जो सहायक बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सबसे अधिक ध्यान रखना है आपको कि व्रत संचलन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पड़ता जाते हैं। और कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल है, हिमानी वायु हैं, लहरें हैं, धाराएं हैं, वो सभी इसमें देखें व्रत संचलन में तो गुरुत्वाकर्षण बल तो है, लेकिन ये भी इसमें अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो शामिल हैं। और ये व्रत संचलन के बाद में अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो अपर्दन के अंदर शामिल हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन पदार्थों का जो संचलन होता है अपर्दन के अंदर वो भी इसी में शामिल है। और ढाल पर जो पदार्थ हैं उनके अंदर बीच में जो बल हैं, जो बाधक, जो प्रतिरोध करते हैं। लेकिन अगर अपर्दन है हो रहा है, तेज़ी से व्रत गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें भी वो कमज़ोर हो जाती हैं। और देखें तो अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन होता है। व्रत संचलन की सक्रियता के कारण कई कारक हो सकते हैं, किसकी वजह से व्रत संचलन सक्रिय हो सकता है। तो देखें तो प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के कारण भी या टिकने के आधार पर भी ध्यान रखना है कि व्रत संचलन हो सकता है, वो भी आप याद कर सकते हो। इसके अलावा ढालों की जो प्रवणता है, मतलब उसकी जो ढलाई है वो बहुत तेज़ है,
उसकी वजह से वृत्त संचलन में वृद्धि हो सकती है। पदार्थ के कृत्रिम और प्राकृतिक बहाव के कारण भी वृत्त संचलन हो सकता है। ज़्यादा बारिश की वजह से भी और ढालों के अंदर देखें तो अति बहाव की वजह से भी ध्यान रखना है कि वृत्त संचलन हो सकता है। मूल ढाल की सतह पर ये पदार्थ बाहर का हटना वो भी है, भूकंप आना, विस्फोट है, मशीनों का कंपन है, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव हो, झील हो, जलाशय हो, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति का अत्यधिक विनाश की वजह से भी ये वृत्त संचलन होते हैं, ठीक है। और संचलन के 3 रूप हो सकते हैं। अनुप्रस्थ हो सकता है जिसको हम तुषार वृद्धि या अन्य कारण दे सकते हैं, प्रवाह हो सकता है, स्खलन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि वृत्त संचलन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो एक तो अनुप्रस्थ विस्थापन हो सकता है, ये चीज़ बन सकती है एक तो, ठीक है। एक है प्रवाह और दूसरा है स्खलन। ये सारी चीज़ें अपन को आराम से देखनी है कि स्खलन क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं लैंड स्लाइड्स। उसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। फिर मिट्टी निर्माण की बात करेंगे और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 2-3 बार देखना है, तब भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा और किताब से भी इसको पढ़ना है।